नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार यानी कि आज भाजपा बूथ पर साजिश करने में जुटी हुई है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। भाजपा संविधान का सम्मान नहीं करती, वो लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही है। तो दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है ताकि बूथ स्तर पर षड्यंत्र किया जा सके। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत का जन समर्थन प्राप्त है और इसी से भयभीत होकर भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था की पवित्रता नष्ट करना चाहती है। उनका यह भी कहना है कि भाजपा का ये कृत्य भारतीय संविधान और जन भावनाओं के विरुद्ध है। भाजपा सरकार ने राज्य में न सिर्फ अराजकता पैदा की बल्कि राज्य का विकास रोककर महापाप भी किया है। जनादेश को भाजपा छल कपट से अपमानित करने पर तुली है। भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को संदिग्ध बना दिया है। ये तमाम आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट में एक नवयुवक द्वारा डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाया जाना बेहद गंभीर बात है और ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच भी हो। पता तो चले कि कहीं ऐसे राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा नहीं बल्कि गरिमा का भी विषय है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया भाजपा पर तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले यूपी के अंदर सियासी राजनीति पूरी तरीके से गरमा गई है। एक तरफ बीजेपी की तैयारी, तमाम सभी पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम भंडारी, नेता भाजपा। स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषि गौतम, नेता कांग्रेस। आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और ईरम, आम आदमी पार्टी की नेता। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और अनुपम जी आपके पास ही आएंगे। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव तमाम ऐसे गंभीर आरोप पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन भाजपा की क्या तैयारी है? अनुपम जी नमस्कार। पहले लोकमंच के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज आपने हर समय आप अच्छा एक विषय लेके आते हैं समाज के बीच में। देखिए, जहाँ तक बात है तैयारी की बात आपने उठाई है। देखिए, एक ही तैयारी क्या, सभी पार्टी इस समय जो है चुनाव नजदीक है, सभी पार्टी बढ़ चढ़ के अपनी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में लगी हुई है। और जहाँ तक बात है अपनी तैयारी को लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हुए हैं, विकास के कार्य किए हैं, उसी कार्य को लेके आगे जाने का कार्य जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किया जाएगा। और कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं, कई ऐसी चीजें हैं और कई ऐसे एजेंडे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को साबित किया है, सरकार ने साबित कर रखा हुआ है। और हर जगह जो है आगे तारीख में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतने सारे मुख्यमंत्री लोग आए और उन्होंने जो भी काम किए होंगे, आज उसकी तुलनात्मक अगर देखा जाए योगीनाथ की सरकार के अंदर जो कार्य करके इन्होंने दिखाया हुआ है, रिकॉर्ड टाइम के अंदर काम करके दिखाया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। और ऐसी चीजें बताई जाती है आप ही लोगों के माध्यम से कि योगी जैसे मुख्यमंत्री का था ना होगा इस समय। और कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बात करना चाहूंगा, 8-10 चीजें हैं जो माननीय योगी जी ने कर रखा हुआ अपने कार्यकाल के अंदर। वो मुख्यता चीज जो है, आपको जैसे मालूम भी है सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश में आज अपराधों और अपराधियों पे जो अंकुश लगाने का जो कार्य किया है, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, वो आपके सबके सामने है। आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति की कोई भी हिम्मत नहीं है कि कोई दंगा कर दे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान कर दे। पहले आप देखते होंगे कितना हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ करता था, भ्रष्टाचार हुआ करता था, वो सब चीजें खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण के अंदर एक मिशन शक्ति के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें हर 12 तहसील के अंदर महिला हेल्प डेस्क बनाने का जो कार्य किया गया है, इससे महिलाओं को काफी फायदा मिलता है, मिल भी रहा है इस समय, ताकि महिला अपनी बात को रख सकती है। थानों पर जाते आगे तारीख में सुनवाई होती है, उसकी चार्जशीट बनती है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर 2016 और 17 और 2020 और 21 के अंदर प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेज का जो है वो स्थापना की गई है। 2 नए एम्स गोरखपुर और रायबरेली में संचालित हो चुके हैं, जैसे आप सभी लोग को मालूम है।
प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया विकास का कार्य किया गया है। प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अभिवृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना के अंदर 18 लाख के आसपास जो छात्र फिजिकली और वर्चुअली रूप से इस योजना के तहत जुड़ चुके हैं। पीएम के कार्यकाल के अंदर 56,000 करोड़ का निवेश जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिससे जो आप लोगों को देखने का मौका मिला हुआ है। बाकी लगभग आप मान चलिए इस समय सबसे अधिक तस्करी करने का राज्य जो है उत्तर प्रदेश निकल के आया है। सबसे अधिक वैक्सीनेशन, आज 6 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन का कार्य जो हो चुका है, जो अपने आप में कीर्तिमान है। बड़े बड़े राज्य है, महाराष्ट्र है और भी बड़े राज्य हैं, उनके सामने जो है उत्तर प्रदेश आगे के जनसंख्या का राज्य है और जो उन्होंने कार्य करके दिखाया अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि है। ये सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से भंडारी जी, जिन अद्भुत कार्यों का आप बखान कर रही हैं, विपक्ष का तो यही कहना है कि काम किसी और का और नाम किसी और का, फीता काटने का काम किया है सिर्फ बीजेपी ने। ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एम्स का उद्घाटन किया गया है। आज की तारीख में 2 नए एयरपोर्ट यहाँ पर आए हुए हैं, एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है। आज 4 सालों के अंदर जो है आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर की एयर कनेक्टिविटी की क्या कार्य हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 50 लाख के आसपास ऐसे यूनिट लगाई गई है, जिसमें कम से 1,52,00,0ं लोगों को रोजगार देने का कार्य किया सरकार के अंदर। विद्युत व्यवस्था जो है आगे तारीख में आपने देखा होगा, आज तक 17 साल पहले जितनी जो सरकार रही है उन्होंने क्या कार्य किया है। आज ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं आती थी। 18,000 ऐसे गांव चिन्हित किए गए हैं सरकार ने। भंडारी साहब अपनी बात को आप आगे पूरी कर लीजिएगा, लेकिन नीरम जी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से, बोलिए मैम। जैसे अभी भाई ने मेरे बोला कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं जो वो अच्छा काम कर रहे हैं, शायद सबसे ज्यादा जनता इन्हीं के राज्य में सड़कों पे है। चाहे वो आप किसान को उठा के देख लीजिए, चाहे नौजवान को उठा के देख लीजिए कि वो रोजगार नहीं है तो वो दिखाई दे रहा है सड़कों पे, चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेके देख लीजिए, तो कोरोना में घोटाले को लेके देख लीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई साहब, कब तक आप छिपाएंगे? घोटाले का नाम बताइएगा। पीपी किट घोटाला, किस घोटाले की बात कर रहे हैं आप? सदन के अंदर लोग खड़े होकर बोल देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। अरे जनता त्राहिमाम कर रही है, आप अपनी अच्छाइयां गिनने में लगे हैं। मैं ये मानती हूँ कि गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर गलती को मान के सुधारने का काम कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो यह मैं मानूंगी कि ये जनता के हित में सोच रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पेट इतना बड़ा हो गया है कि वो सिर्फ घोटाला, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ईरम जी से पहले कोई घोटाला नहीं हुआ। कुछ घोटाले के नाम पे उजागर कीजिए ना सबके सामने। टिकट घोटाला देख लीजिए, चंदा चोरी वाला घोटाला देख लीजिए, मंदिर के नाम पे जो चंदा चोरी हुई है उसका घोटाला, मतलब मैं कितने घोटाले को बताऊं? ये घोटाला जो आप बता रहे कोई घोटाला नहीं है, इसके बारे में ऑडिट जांच हुई है और आपके नॉलेज से बता दूंगा आपको। जनता 2022 में जवाब देगी। जिस तरह से जनता को मूर्ख बनाने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो जनता 2022 में जवाब देगी। ऋषि गौतम जी के पास चलते हैं मैम, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी आपने दोनों ही पार्टी के नेताओं को सुना। भाजपा नेता कहते हैं कि अद्भुत काम किया गया इन 4-4.5 सालों में और एक बार फिर से बीजेपी ही जीतेगी, और ईरम जी ने तमाम ऐसे आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कांग्रेस की क्या तैयारी है 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए? ऋषि गौतम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, बोलिए। पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा आपने डिबेट में बैठा, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं कि सब लोग सपना देख रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। घर बैठे सरकार देख रहे हैं, ये घर बैठे ये सपना देख रहे हैं, घर बैठे ये क्षेत्र की हालत नहीं देख रहे हैं। सरकार सर, केंद्र में किसकी सरकार है? घर बैठे कहाँ सपना देख रहे हैं? सरकार में रह के ही सपना देख रहे हैं और दावा कर रहे हैं हम दोबारा से जीतेंगे। तभी कह रहा हूँ ना, मैं भी आपसे मैम घर बैठे सपना देख रहे हैं। आज क्षेत्र में देखिए, मैं कल क्षेत्र से आया, परसों क्षेत्र में अरनिया ब्लॉक में 75 घंटे मुझे वहाँ 75 घंटे हमारे नेता बहन प्रियंका गांधी जी ने हमको दिशा निर्देश दिए और हर गांव के 75 घंटे हम लोग किसानों के बीच में रहे। तो किसानों के बीच में रहे, सबसे बड़ा जो
बीजेपी पार्टी और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी, हम ऐसा कहते हैं कि किसानों के बीच में, दलितों के बीच में बहुत अच्छा हो रहा है। एक आज जो किसानों के बीच में उनकी गाय और जो पशु है, इनको आवारा छोड़ रखा है, गाय और सांडों को, इनको बहुत ही बड़ी संख्या में इनकी 15-15 बीघा जमीन और धान को सबको बर्बाद कर दिया। मैंने खुद जाके इसको वीडियो बनाई है और उसको मैंने भेजा है। श्री गौतम जी, पिछले 9-10 महीने हो चुके हैं किसानों को सड़कों पे बैठे हुए, लेकिन चुनाव से पहले ही किसानों की याद आई क्या कांग्रेस पार्टी को? नहीं, किसानों को हमेशा किसानों के साथ रही है जी। आप देखिए, किसानों के साथ, किसानों के हित में 2014 में यूपीए सरकार थी। हमने किसानों का जब भी सरकार थी 10 साल रही थी, हमारे मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, ऐसा कभी नहीं आया जिसमें एक साल 6-6 महीने तक जो किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं और जो लोग अभी आत्महत्या के बावजूद भी आज भी धरने में बैठे हुए हैं। आप देखिए किस बॉर्डर पर नहीं बैठे हुए। किसानों की हालत या फिर गरीबों की हालत, मजदूरों की हालत तब भी वैसी थी और आज भी वैसी, ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। आपके टाइम पे भी वही हाल था। अगर आप बोल रहे हैं, आपका आरोप है कि बीजेपी के टाइम पे भी हाल बदहाल ही है, तो इसमें नया क्या था? नया ये था कि आज जो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, उसमें सारा प्रवेशी सब दिल्ली छोड़कर और शहर छोड़कर अपने अपने गांव चले गए। उसके 6 महीने बाद लॉकडाउन खोल दिया गया, उसके बाद वापस आए, फिर उसके बाद 1-1.25 महीना के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। क्या उससे आप बताइए क्या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर लॉकडाउन नहीं लगता, कोरोना नियंत्रण में नहीं आता, तो आप ही लोग होते जो ये भी बोलते कि सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया क्योंकि सरकार को पैसा कमाना था, अर्थव्यवस्था की ज्यादा सोची गई। लेकिन अब जब लॉकडाउन लग गया तभी आप ही लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया? ये मैम सरकार को पहले सोचना चाहिए था। जब सरकार सोच रहा था तब ये जो हवाई जहाज हमारे इधर से उधर इस देशों में जा रहे हैं, आप सबसे पहले सोचिए। WHO की रिपोर्ट दिसंबर में आ गई थी। दिसंबर में सरकार को हवाई यात्राएं बंद करनी चाहिए थी। इसका जवाब सर बीजेपी नेता से ही लेते हैं मैम, इसका जवाब बीजेपी नेता से ही लेंगे। सही आपने बोलिए। 1 मिनट सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ ना। आप जब हमारे मध्य प्रदेश में और जब चुनाव हो रहे हैं, आपकी हमारी सरकार गिराई जा रही है, तब इनको याद नहीं आई थी? क्योंकि जब सरकार बनानी थी, सरकार तोड़ के और अपनी सरकार बनानी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार तोड़कर सरकार बनाई, जब इनको याद नहीं आई थी बीजेपी वालों को? आप बताइए, क्या जब ये चुनाव हो रहे थे, जिला पंचायत चुनाव हो रहे थे और उपचुनाव हो रहे थे, क्या जब याद नहीं आई थी? सर सब तो ठीक है, बिल्कुल मान लिया हमारे परिवार चले गया। गौतम जी, सारी बात ठीक है, लेकिन अगर और बीजेपी के अलावा और भी जो तमाम पार्टी है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ती तो बात अलग थी ना। लेकिन आप लोग भी तो उसी नाव की सवारी करके बैठे हैं ना जो बीजेपी कर रही है अभी तक। चाहे आप बंगाल लीजिए, दिल्ली लीजिए, उपचुनाव लीजिए, जिलाध्यक्ष का चुनाव लीजिए, ब्लॉक प्रमुख की चुनाव लीजिए, उसी नाव की सवारी सबने की है जो अभी बीजेपी कर रही है, फिर जो इतने दिनों में करता है। आपका आरोप ठीक है, महामारी से पहले आपने इस बात को बताना चाहता हूँ मैम कि आप कह रहे हैं एक ही सवारी कर रहे हैं, मगर ये नहीं हुआ। आज 200 रुपए किलो सरसों का तेल है। आज ये नहीं हुआ सरकार में। विपक्ष में कांग्रेस, माना कि कांग्रेस कुछ टाइम से सत्ता में नहीं है, लेकिन बहुत ही मजबूत पार्टी है विपक्ष में। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना, आप करके तो देखते। आप देखिए, अभी हमारे माननीय राहुल गांधी जी अभी साइकिल पर पदयात्रा की महंगाई के विरोध में, महंगाई के बताइए। सिलेंडर जो हमारी सरकार में 300 कुछ रुपए का था और आज देखिए सिलेंडर कितने का है, 1000 प्लस हो गया। क्या जो सब्सिडी देनी थी, सब्सिडी सारी वापस कर ली। आप बताइए, मैं गांव क्षेत्र में अभी भी खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आप देखिए, किसी के घर में जो पहले चूल्हा जलाते थे, आज भी चूल्हा जलाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, गैस बंद कर दी। जो सब्सिडी थी, सब्सिडी कहाँ गई हमारी? ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं सर। अनुपम जी, उज्ज्वला योजना तो ले आए, लेकिन सिलेंडर तो दे दिया, गैस कैसे भराए? 1000 रुपए का सिलेंडर कौन भरवाएगा गैस सिलेंडर? और तमाम आरोप आप सुन ही चुके हैं। देखिए, मैं सारे आरोप सुन रहा हूँ और मुझे ये जो प्रवक्ता आपने बिठाए हैं, इनकी बुद्धि को मैं क्या बोलूं। इनको जो है बस बोलना है तो कुछ भी बोलना है, लेकिन कोई आंकड़े इनके पास में नहीं है। कुछ भी कहा सर, महंगाई का इन्होंने मुद्दा छेड़ा, वो गलत कहा था। 7 करोड़ लोगों को फ्री सिलेंडर देने का कार्य सरकार ने किया। वो सिलेंडर तो दे दिया ना, लेकिन सिलेंडर के दाम कहाँ पहुंचा दिए? भंडारी साहब जी, आपने खाली भराने का काम किया तो खाली कराने का भी आपने काम किया है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछिए जिन्होंने उज्ज्वल योजना दी थी, वो कहाँ गई उज्ज्वल योजना? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो सिलेंडर दिए थे, वो सिलेंडर खाली कैसे पड़े? आज उठा के गोदाम में क्यों फेंक दिए?
आज वीडियो आप देखते हैं, खाली सिलेंडर लेके किसान कंधे पे लेके उसको फेंक रहा है। वो ये कह रहा है आज किसान ये कह रहा है आज हम 1100 रुपए कहाँ से भर के लाए। सरसों का तेल, सुनिए जी, सरसों का तेल 150 रुपए किलो कैसे हम यूज करें। पेट्रोल डीजल के दाम आपने 10 कर दिए, क्या आप उससे जवाब देंगे? आपको अगर देना है हमारे देश के प्रधानमंत्री से आप पूछिए, आप कुछ पार्टी के नेता हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो आप बोल रहे, क्या आपकी ऊपर तक बात सुनी जाएगी क्या? हम कहना चाहते हैं, लाइव के माध्यम से कहना चाहते हैं, मैं खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में हूँ, खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में। गौतम जी जवाब सर फिर वापस आएंगे, जवाब भी बोलिए सर। देखिए, मेरा कहना है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर ये घोटालों का ये जो महापुल बनाने का जो कार्य किया है, ये तो मुंह बंद रखे ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। आज जो सरकार के अंदर ये घोटाला आपने जो बोला, घोटाला खोलने का यही तो मोदी जी ने बोला था। सुनिए अब हमारी बात को, हमारे 1500 रुपए देश के आप सुनिए जवाब देना। जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री देवानंद मोदी जी, इन्होंने बोला था जो काला धन छुपा पड़ा हम काला धन को वापस लेकर आएंगे, और काला धन कहाँ है, भ्रष्टाचार कहाँ है? 18,000 गाँव बताइए। जब देश आजाद हुआ उसके पहले 18,000 गाँव जो चिन्हित किए उत्तर प्रदेश के अंदर, मात्र उत्तर प्रदेश बता रहा हूँ, अभी देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर 18 ऐसे गाँव थे जहाँ बिजली नहीं थी, वो बिजली पहुँचाने कार्य किया है। कितने घंटे बिजली कार्य करने का प्रयत्न किया था? आज मैं गाँव के अंदर बैठा हूँ, सुनिए, अरनिया ब्लॉक में गाँव के अंदर बैठा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मिनट के अंदर 43,000 करोड़ का कर्जा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं खुर्जा विधानसभा में बैठा हुआ, खुर्जा विधानसभा में, यहाँ पर सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 1 बजे से बत्ती नहीं है, और कभी कभी 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक बत्ती कट जाती है। जब बच्चे का पढ़ने का समय होता है 7 बजे, तो उसको बत्ती को काट दिया जाता है। और आज उस सरकार की बात कर रहे हैं जिन्होंने 18 घंटे देने का वादा किया था। आज उस किसान का बच्चे को आपने लॉकडाउन लगा दिया, बच्चों को घर बैठा दिया गया, उनकी शिक्षा सारी बर्बाद हो गई। और आज शिक्षा का समय आया है तो आपने उनको बत्ती काटने का काम किया है। आप ऐसी मैं सुनिए, आज नहीं आ रही, आप क्षेत्र में जाकर देखिए। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं बताया 12 से 16 घंटे लाइट आती है जो गाँव में। जब तो मैंने सबसे पहले बोला, आप सपना देख रहे हैं, आप अच्छे शहर में रह रहे हैं, आपको 20 घंटे बत्ती मिलती है, 18 घंटे बत्ती मिलती है जहाँ आप रहते हैं। मगर उसको किसान का दर देखिए, उसकी बर्बाद जमीन सारे पशु खा जाते हैं। और देखिए, और गाँव के अंदर बत्ती नहीं है, बत्ती नहीं है, किस गाँव की बात करेंगे आप बताइए? मैं गांव की आपको बता देता हूं, अभी एक गांव के अंदर बत्ती नहीं है, बत्ती नहीं है किसी गांव के अंदर, रोड पक्के नहीं है, सुनिए रोड पक्के नहीं है, और खरंजा बिचौर खरंजा टूट रहे हैं। मैं लाइव देखो, अगर मुझसे मैम बोला तो मैं सारी आपको वीडियो भेज दूंगा। और सुनिए देख खुर्जा विधानसभा ब्लॉक में, अरनिया ब्लॉक में, सुनिए एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, नारायणपुर में सरकार के अंदर बिजली आई है, लोग बोलते थे कुछ भी करो योगी जी, कम से कम हम शाम के समय कम से कम 32 में खाना तो खा सके, ऐसा लोग बोला करते थे। अब देखिए ना क्या है, देखिए अब देखिए ना क्या है। हम क्षेत्र में गाँव के अंदर हूँ, मैं शाहपुर गाँव के अंदर हूँ, नारायणपुर से भी आया हूँ। और बाबा साहब की एक अम्बेडकर मूर्ति जहाँ लगी हुई है, जहाँ उसको मुश्किल से 150 का जमीन के अंदर बीच में ट्रांसफर लगा दिया गया। उसको डीएम साहब से बात की तो वो कहते हैं 1.25 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। क्या ये सरकार है? एक जगह से ट्रांसफर हटाने के लिए नारायणपुर में, क्या उसको ट्रांसफर हटाने के लिए 1.25 लाख रुपया देगा एक दलित परिवार? आप मुझे जवाब दीजिए, क्या सरकार का उत्तराधिकार नहीं है कि जहाँ हादसा हो गया वहाँ पर 2 से 4 लोग मर गए हो? आप बत्ती की बात कर रहे हैं, पहले तो आपका ट्रांसफर में ठीक नहीं है। एकदम से बोलना चाहता हूँ, आप उस परिवार का डिटेल चलने को उपलब्ध कराने का कार्य कीजिए। मैं बताऊंगा क्या लग रहा है। आप नारायणपुर गाँव बता रहा हूँ आपको,
जहाँ ट्रांसफर बाबा साहब की मूर्ति के अंदर लगा हुआ है। झूठ बोलने का बंद कीजिए अपना। मैं आपसे कह रहा हूँ तो अभी मैं गौतम जी, वो विषय अलग है सर, वो विषय अलग है कि ये किसी एक गांव की समस्या का विषय अलग है। यहाँ पर हम सिर्फ किसी एक गांव की समस्या का ही समाधान के लिए नहीं बैठे हैं। मैं मैडम जी, मैं नारायणपुर में बैठा हूँ और खुर्दा विधानसभा के ब्लॉक अरेरिया और आपका न्याय पंचायत जलाराम बैठा हो। जलारामपुर में ये नारायणपुर आता है और इस नारायणपुर में बाबा साहब की मूर्ति के अंदर 2 लोग मर गए। ये बात मैंने कल एसडीएम साहब को फोन किया, उन्होंने बोला हमने फाइल भेज दी है, आपको 1,16,000 रुपए हमको जमा करना जब ट्रांसफर हटाएंगे। क्या 2 खम्भे हटाने के लिए 1.25 लाख रुपए चाहिए? ये सरकार है, आप बताइए। हमने पिछले 19 साल के कैरियर में हमने आज तक ऐसा नहीं देखा इस सरकार के अंदर दलितों के साथ एक अत्याचार हो रहा है। आप बताइए कि किसान की कोई जात नहीं होती है, हर किसान एक किसान का बेटा होता है, जिसमें मैं भी किसान का बेटा हूँ। गाँव आसुरकला जिला। गौतम जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। इरम जी, आप कुछ बोल रही थी मैम, बोलिए। इरम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण आवाज नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। अखिलेश यादव पहले से ही कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर उन्हें बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन करना पड़े, छोटे छोटे दलों का साथ लेना पड़े, छोटे दलों में जाना पड़े, तो वो ये भी करेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी को चुनाव जीतने नहीं देंगे। कई आरोप उनके द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। अनेक घटनाओं से लोकतंत्र शर्मसार रहा है, ये भी कहा गया उनके द्वारा। लेकिन यूपी के महादंगल में कौन विजयी बनेगा? जो हमारे राघव समाज के लोग हैं रोज यही कह रहे हैं कि बीजेपी को हमें भगाना है और कांग्रेस पार्टी को बुलाना है। देखिए चुनाव देखिए हमने, बताइए सिलेंडर के क्या होगा? जवाब दे दीजिए सर। कई आरोप सिलेंडर का क्या होगा? किसान बत्ती 4 घंटे आ रही है, उसका क्या होगा? किसान फसल खा रहे हैं, उसका क्या होगा? गौतम साहब, यानी गौतम साहब, सिर्फ आपके पास एक ही मुद्दा है, किसान किसान किसान। मुझे समझ नहीं आता कि 9-10 महीने हो चुके हैं किसानों को रोड पे बैठे हुए। 9-10 महीने से आप लोगों को याद क्यों नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले किसानों की याद आ जाती है। जिस दिन धरना प्रदर्शन था वहाँ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश कुमार लल्लू जी गए थे, मैं भी साथ में था। ऐसा नहीं है हम बैठे घर में, हर किसान के हम किसान मतलब कांग्रेस पार्टी सिर्फ किसानों की शुभचिंतक है क्या सर? सिर्फ कांग्रेस पार्टी किसानों की शुभचिंतक है, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी के मुद्दे कहाँ है सर? वो आपसे हमने बोला ना, अभी आप महंगाई कितनी उठा के देखिए ना। आप 100 रुपए प्लेट पेट्रोल हो गया और 100 रुपए आपका हो गया पेट्रोल हो गया। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया। गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। आप बताइए कि आम जनता के ऊपर बोझ नहीं है? भंडारी जी, महंगाई से बुरा हाल है लोगों का, कोई जवाब? क्योंकि आपने बहुत सारी कामों का व्याख्यान किया, लेकिन महंगाई को लेकर आप बिल्कुल बसते नजर आए। महंगाई पर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है सर? देखिए महंगाई पे मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्यों ये नहीं बोलेंगे? पूरे देश के अंदर जो महंगाई है, जो आज पेट्रोल हमारे देश के अंदर जो है आज रजिस्ट्रेशन जो पार हो रहा है, 80 लाख लोगों को जो है फ्री राशन देने का कार्य हो रहा है। आज की तारीख में फ्री राशन का क्या, यहाँ बात महंगाई की है भंडारी जी, बात महंगाई पे हम कर रहे हैं। आपसे सवाल है महंगाई को लेकर कि महंगाई से जो आज जनता त्रस्त है उसका क्या? महंगाई 100 का तेल 200 किलो। आज नेपाल में देखिए वही पेट्रोल डीजल आज 70 रुपए लीटर है। क्या हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या देश के अंदर, क्या आज नेपाल के अंदर 1 का 16 मिलता है, 16 गुना महंगाई होती है वहाँ। आज वहाँ पर 70 रुपए 72 रुपए लीटर पेट्रोल है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 8 से 9 रुपए लीटर है। आप बताइए, एक छोटा सा नेपाल देश के अंदर 2013 में पेट्रोल का दाम था 83 रुपया, 72 रुपए। आज 15 रुपए 8 सालों में रेट बढ़ गया। आप समझिएगा,
मेरी बात से भैया, यूपीआई सरकार में हमारा 65 रुपए तक, और हमारा जब 72 रुपए तय हुआ था ना, तो आप लोग धरना प्रदर्शन लेके बैठ गए, आप संसद में हंगामा किया था। अनुपम जी, ऋषित जी अपनी बात को जल्दी समाप्त करेगा क्योंकि समय खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को नहीं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, संसद में जब हमारा 72 रुपए कर दिया था 68 रुपए से, तो इन्होंने हंगामा किया था उसमें संसद में। आप इसको, आप मैं कहना चाहता हूँ, आज क्यों नहीं सोच रहे हैं महंगाई के बारे में? कारगिल सरकार के अंदर जितना कर्जा ये करके गई है देश के ऊपर, उस कर्जे को चुकाने का काम मोदी सरकार ने किया, ये बात मालूम है? तो मोदी सरकार जी तो आपने ये भी बोला था, विदेश से जो पैसा उसको भी लेके आगे, काला धन को 15-15 लाख रुपए मिलेगा, वो काला धन कहाँ गए? जी, आपने बोला कि हम तक कर्ज करके गए, आपकी सरकार ने ये बोला था कि। अनुपम जी, इरम जी, ऋषि जी, समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यही समाप्त करना होगा। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बसपा के द्वारा पहले से ब्राह्मण कार्ड खेला गया और अब अखिलेश यादव बीजेपी के द्वारा संविधान का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। कई ऐसे आरोप हैं जो लगातार बीजेपी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के द्वारा मुद्दे कहीं हैं, महंगाई को लेकर है, रोजगार को लेकर है, बढ़ती महंगाई, महामारी में जिस तरीके से लोग मरे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सरकार को जवाब भी देना होगा और चुनाव भी लड़ना होगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।